हालिम। बाल हवा के बायस उड़ के माथे पे बिखरने लगे तो उसने हाथ से इनको दाएं जाने पीछे किया और कार की तरफ बढ़ा। एडम को खड़े देखकर हंसपे मामूल इशारा किया कि वो आगे बैठे। सेक्रेटरी ने फौरन दाखलत की। सर, इसको मैं घर भेज रहा हूँ। इसने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है। वो जो अंदर बैठने के लिए झुकने लगा था, चौंक के वापस सीधा हुआ और पहले सेक्रेटरी फिर एडम को देखा। क्यों? क्या किया है इसने? एडम की नज़रें झुक गईं। रंगत गुलाबी पड़ी। हल्क में आसमां का गोला अटक गया। सर, वो जो खातून मिसेस इसरा की मेहमान थी ना, वो हैरिस सोशलाइट, उसने इनको रोक के बदसूरत कहा है। वो काफ़ी खफा होके गई हैं। दरवाजे पे हाथ रखे फातिह ने आंखें और सोच अंदाज में छोटी करके एडम को देखा। क्या वो वाकई बदसूरत थी? मुझे नहीं लगी, मगर खैर। उसने गहरी सांस लेकर सर झटका। इस शहर में उस जैसी बोरिंग प्रिटी वुमन भरी पड़ी हैं। बैठो। आबरू से इशारा किया तो एडम की आंखों में बेयकीनी उतर आई। मैं बैठूं सर? उधर सेक्रेटरी की रंगत खफ्त से उड़ गई। जल्दी से बोला, मिसेस इज़रा काफ़ी खफा हैं सर। मुझे इस लड़के को अभी घर भेजना है ताकि ये अपने रवैये को। मुझे फ्लू है उस्मान, और एटम के पास टिश्यू हैं। बैठो। मेरे पास तुम लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स में ज़ाया करने के लिए मज़ीद वक्त नहीं है, ठंडी सी तपिश से कहा और अंदर बैठ गया। एटम जो शल सा खड़ा था, झट सर हिला के बोला, जी सर, और फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। फिर सेक्रेटरी से नज़र मिलाए बगैर जल्दी से फ्रंट सीट पे आ बैठा। दिल अभी तक धड़क रहा था। कार जन से आगे बढ़ गई और सेक्रेटरी तंदो तेज़ नज़रों से उसे घूरता रह गया। ये लड़का नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, उसने तहिया कर लिया था। हालिम के बंगले की बलाई मंजिल पे एक हालनुमा कमरा था, जिसकी सड़क के तरफ चेहरा करती दीवार शीशे की थी। उसने अंदर छन के आती किरणों ने सारा कमरा रोशन कर रखा था। वहाँ के तार से चंद एक्सरसाइज मशीन रखी थी। वर्जिश करते हुए सामने फैले बंगलों की कितार और उनके पार दूर ऊपर नीला आसमान नजर आता था, मगर वो आसमान को नहीं देख रही थी, बस ट्रेडमिल के हैंड रील पे दोनों हाथ जमाए बेल्ट पे खड़े खड़े भागती जा रही थी। वर्जिश के रफ कपड़ों में मलबूस नहरी बालों को ऊंचे जोड़े में बांधे, जिससे गर्दन तले गोल जलने का सा निशान साफ नजर आता था। वो पसीना पसीना खड़ी थी, आंखें खिड़की पे जमी थी, लेकिन शायद दिमाग के अंदर तक उलझी थी। उन में बेबसी अभी भी उभर कर ओसे की सूरत हलकोरे खा रहा था। दफातन उसे शीशे की दीवार पे अक्स दिखाई दिया। दातन अकब में कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। तालिया न रुकी न पलटी, उसी तरह ट्रेडमिल पे भागते हुए बोली, मालूम किया तुमने? कौन है वो एडम? किराए का कातिल? कोई जासूस? बहरूपिया? तालिया भारी भरकम दातन हिचकिचाते हुए करीब आई। तालिया ने बटन दबाया और ट्रेडमिल की रफ्तार बढ़ाई। कदमों तले बिछा ट्रेडमिल मजीद रवानगी से भागने लगा। वो लड़का एडम, मैं कभी क्रिफ्टिंग नहीं करती, वो फूले तनफुस के दौरान खुद से बोले जा रही थी। मैं कैट बर्गलर हूँ, रात को दबे पाँव फलांग के आने वाला चोर। ऐसे किरदार करती हूँ जो बस पस मंज़र में रहते हैं। वेटर, नौकरानी, बच्चों की आया, मुझे कभी किसी ने नहीं पहचाना। उसने पहचाना तो कैसे? वो गुस्से में थी। सुनो, वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। वो खिड़की के पार देखते हुए दांत पे दांत जमाए कह रही थी। बहुत ज़हीन, बहुत गहरी नज़र का मालिक था, और उसका वो एतमाद जिससे उसने मुझे पुकारा। आम आदमी ऐसा नहीं करता। दातन आगे आई और ट्रेडमिल का बटन दबाया। मशीन बंद हो गई। बेल्ट रुक गया। वो ज़रा सा लड़खड़ाई, फिर गुस्से से दातन को देखा। क्या? दातन ने पहले जूस की बोतल उसके सामने रखी, फिर बोली, तहम्मुल से सुनो। वो एक मामूली घराने का मामूली लड़का है, बेरोजगार है। फौज में नौकरी मिली थी, मगर जल्दी दमे की शिकायत की वजह से वापस भेज दिया गया। तब से अब तक ढंग की नौकरी नहीं कर सका। बाप एक कपड़े के स्टोर पे सेल्समैन है। मंगनी हो चुकी है और जल्द शादी होने वाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट कवर स्टोरी। उसने बोतल मुंह से लगाई।
चंद घूंट गटागट भरे, फिर बोतल नीचे की और सुर्ख तमतमाते चेहरे के साथ दातन को देखा। मगर असल में कौन है वो, ये बताओ। वो यही है तालिया, एक सादा सच्चा ईमानदार लड़का जिसे तेंकु कमल की मुलाजमा तालिया थी। उसने सर झटका और ट्रेडमिल से उतर आई। कोई सच्चा ईमानदार नहीं होता यहाँ दातन, सबकी स्याह दास्तानें होती हैं। जो तुम बता रही हो ये तो इस एडम ने अपनी फाइल में लिखा होगा ना, मगर वो असल में कौन है? वो यही है तालिया, उसके मोहल्ले में मेरा एक कॉन्टैक्ट रहता है। वो 26 बरस से उसको जानता है, सारा मोहल्ला उसके ख़ानदान को जानता है। वो नेक शरीफ लोग हैं। वो कोई जासूस, कोई किराए का कातिल नहीं है। वो सादा और सच्चा मशहूर है। तालिया ठहर गई, चेहरे पे शल हो जाने की सी कैफियत पैदा हुई। ऐसा नहीं हो सकता, वो यकीन थी। सच्चे लोग नहीं होते दुनिया में, जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक ठहरते नहीं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, एक सांचे में कोई दो लोग नहीं बनाए जाते अल्लाह ने। वो तौलिए से गर्दन थपथपाते उलझी नज़रों से कह रही थी। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। बाहर शाम की किरणें अब डूबने लगी थी। अगर वो इतना ही ज़हीन था तो अभी तक ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हर शख्स को अपनी जहानत का इल्म नहीं होता तालिया। जहानत अलग चीज़ होती है, जहानत का एतमाद अलग। दातन स्वभाव से उसको समझा रही थी। यह शायद वो शिकार की तरह सोचता है। वो बड़बड़ाई। दातन ठीक से सुन न पाई और पूछने लगी, तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं चुराया? तालिया पलट गई और दीवार की रोशन खिड़कियों से बाहर देखने लगी। दूर ऊपर जमनी पड़ता आसमान नजर आ रहा था। अपनी आगोश में बहुत से इंसानों के राज दबा के भी वो शाम के इस पहर पुरसकून लगता था। जिसकी मुझे तलाश है दातन, शायद उसको भी मेरी तलाश है, मगर वो चोरी नहीं किया जा सकता। इस सिक्के या इस ब्रेसलेट को कभी किसी ने चोरी नहीं किया, हमेशा बेचा या तोहफे में दिया। मैंने उसे छूना चाहा तो वो दमकने लगा। मैं उसको ऐसे नहीं चुरा सकती। दातन की नज़रें बेख्तियार उसकी गर्दन के निशान पर ठहर गईं। क्या मुझे तालिया को बता देना चाहिए? उसने सर झटका। मगर फिक्र न करो, मेरे पास प्लान है। मैं अपनी चाबी वापस लेकर ही रहूँगी। वो अज़म से सुलगते हुए कहने लगी। तालिया, शायद हमें उसको छोड़ देना चाहिए। शायद ये वाकई कोई मलून शय हो। और वो तेज़ी से घूमी और गुस्से से दातन को देखा। तुम्हें क्या लगता है दातन, मेरे पास क्या है ज़िंदगी में? वो एकदम ऐसे फट पड़ी थी कि लियाना साबरी हक्का बक्का रह गई। तुम्हें लगता है मैं जो हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, ये सब सच है? ये जो मैं कहती हूँ कि मुझे कभी फ़लाँ सेलिब्रिटी पे क्रश है तो कभी फ़लाँ तो कभी वान फाते पसंद है, ये सब मेरे दिल की बातें हैं? नहीं जातन, ये सब झूठ है। मैं झूठ बोलती हूँ खुद को खुश रखने के लिए, बहाना करती हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी खाली है। उसने दोनों हाथ दाएं बाएं फैला के दिखाए, जिनमें हवा के सिवा कुछ नहीं था। मेरे पास कोई रिश्ते नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है। और वान फाते कहता है कि तुम्हारी कामयाबियाँ क्या हैं, तुम्हारा टैलेंट क्या है? कहाँ थे इस वक्त ये तमाम मेंबर पार्लियामेंट जब मेरे शोहर ने मेरे ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करवानी चाहिए थी? कहाँ थे ये कानून के इदारे जब मैं और तुम मलेशिया की सड़कों पे मारे मारे फिरते थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था? हमने अजियत काटी है, भूख और मुफलिसी काटी है, और अब मेरी ज़िंदगी एक ही ख्वाब बचा है। उसकी आवाज़ धीमी हुई और आंखों में आंसू आ गए। एक छोटा सा जजीरा हो और वो मेरा हो, उसके ऊपर एक पहाड़ की चोटी पे एक किला हो और मैं वहाँ हुकूमत करूँ। जजीरे के लोग मुझे चोर न समझें, वो मेरी इज्जत करें। हाँ, वहाँ मैं सच्ची ईमानदार बन के रह सकती हूँ, मगर इस शहर में शायद कभी नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी दौलत इन अमीर लोगों से हासिल करनी है दातन। मैं गरीबों का माल कभी नहीं चुराती, सिर्फ इन अमीर लोगों से लेती हूँ जो पैसे को मिस करते हैं। मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती। और वो कहता है तुम्हारी कामयाबियाँ क्या हैं? आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे और बोलते बोलते उसकी हिचकी बंद गई। तो वो वहीं खिड़की के साथ फर्श पे बैठती चली गई, ऐसे ही अकड़ू हालत में, और थोड़ी घुटनों पे रख दी। आंसू हनूस गिर रहे थे। तुम इतनी दुखी हो तालिया। दातन धीरे से उसके सामने होम जम मशीन की सीट पे बैठी और मलाल से उसका चेहरा तका। मैं अंदर से खाली हूँ लियाना, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई अज़म, कुछ नहीं है। शायद वो ठीक कहता है, मैं कुछ नहीं करती,
मेरी कोई कामयाबियाँ नहीं हैं। उसने हथेलियों से आंसू रगड़े और रंधी आवाज़ में बोली। फिर गर्दन मोड़ी तो देखा कॉलोनी की सड़क पे एक औरत वॉक कर खुद खेलती दिखाई दे रही थी। वॉकर में कोई बच्चा था जिसके ऊपर वो छाता ताने हुए थी। मुझे नहीं जानना मेरे माँ बाप कौन थे। मुझे सिर्फ ये बात दुख देती है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। क्या कोई ऐसे अपने बच्चे को छोड़ के भूल जाता है? उसकी आवाज़ और आंसू भरी आंखें सड़क पे चलती औरत पे जमी थी। ये लोग खुशकिस्मत हैं, उनके पास कोई घर है जहाँ पे कोई उनका इंतज़ार करता है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। दातन, अगर मैं ऊंचे महल में भी मर जाऊं तो कितने दिन हमसायों को भी खबर नहीं होगी। दातन की आंखें नम हुईं और मैं तालिया ने गर्दन मोड़ के गीली आंखों से उसे देखा। एक तुम ही हो, मगर लोग कहते हैं खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं, दोस्ती का रिश्ता कुछ नहीं होता। मुझे खौफ आता है कि तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी। अगर मेरे माँ बाप मुझे छोड़ सकते हैं तो मुझे कोई भी छोड़ सकता है। इसलिए मैं ढेर सारी दौलत हासिल करना चाहती हूँ दातन। वो कम से कम मेरे साथ रहेगी। सोना और हीरे धोखा नहीं देते। बस एक आखिरी वारदात। उसने सख्ती से स्याह आंखें रगड़ी जो अंदर से गुलाबी पड़ गई थी। दातन ने टूटे दिल के साथ गहरी सांस ली और घुटनों पे हाथ रख के उठी। मेरे तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं नेक हो सकते तालिया। हम कभी सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते। उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। वो पलटी और धीरे धीरे कदम उठाती कमरे से निकल गई। तालिया ने चेहरा घुटनों में दे दिया। आंसू फिर से बहने लगे। दातन बाहर सीढ़ियों पे बैठ गई। उसकी आंखों से भी आंसू टूट के स्याह चेहरे पे बिसल रहे थे। शाम धीरे धीरे तारीख होती गई। केपोंग का इलाका रात को इतना रोशन नहीं था जितने अम्बा के इलाके होते थे। यहाँ लोग वक्त पे सो जाते थे। सड़क के दोनों इतराफ कितार में छोटे छोटे एक मंजिला घर बने थे जिनकी मखरूती छतें थीं। एडम जिस वक्त छोटा लकड़ी का गेट खोल के कोट कंधे पर डाले अंदर दाखिल हुआ तो घर का बरामदा रोशन था, मगर उसके चेहरे की जोत बुझी हुई थी। वो वहीं बरामदे के स्टेप पे बैठ गया। करीब में मुर्गियों का दड़बा था जिसके अंदर परों तले चूजे दबाए बैठी मुर्गी ने हल्की सी कुटाक की जैसे चौंकी हो। जालीदार दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो एडम ने गर्दन मोड़ी। उसकी माँ वहाँ खड़ी हैरत से उसे देख रही थी। स्कार्फ सर पे लपेटे, लंबी कमीज और गरम पहने वो जैसे उसको देख के फिक्रमंद हो गई थी। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंदर आ जाओ। मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ? ए माँ, वो थोड़ी घुटनों पे गिराए सामने देखते हुए उदासी से बोला था। माँ ने गहरी सांस ली और चंद कदम चल के करीब आई। एडम ने चेहरा मोड़ के उसके जूतों को देखा जो उसके साथ आ रुके थे। उनसे निकलते पैरों पे उधेड़ उम्र की कितनी लकीरें पड़ गई थीं। क्या हुआ है? वो धाड़े बंधाए वाले अंदाज में पूछती उसके साथ नीचे बैठ गई। मैंने आज कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, तुम सोच भी नहीं सकती। ऐबो, सोच सकती हो? तुम बताओ। वो गर्दन मोड़ के सुकून से उसका चेहरा देख रही थी। मुझे शर्म आएगी। वो खौफजदा लगता था। सच बोलने वालों को अगर सच पे शर्म आने लगे तो झूठ बोलने वाले झूठ कहते वक्त गर्दन कड़ा लिए करते हैं। मुझे मालूम है मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। एडम ने नज़रें उठा के उसे देखा। तुम मेरा यकीन करोगी? क्या पहले कभी नहीं किया? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की थी। वो झूठ बोल रही थी या शायद गलत समझी थी। वो रोहानसा हो गया था। कौन? वो लड़की। वो गैलरी में आई थी। वो ढक्कन खोल के उंडेली जाने वाली बोतल की तरह रवानी से बताने लगा। पहली नज़र में मुझे लगा मैंने उसे कहीं देखा है। फिर याद आया जॉब के पहले दिन जिस घर में हम गए थे वो उधर काम कर रही थी। तब उसने मुलाजमा वाले कपड़े पहन रखे थे। आज वो बिल्कुल फ़र्क लग रही थी। मैं इतने सारे जेवर पहने, बाल चमकीले किए, मगर मुझे वो वही लगी थी। मैंने सिर्फ उसे रोक के पूछा कि उस दिन वो मुलाजमा क्यों बनी थी, और उसने ये सब को इकट्ठा कर दिया कि ये मुझे बदसूरत कह रहा है। किसी ने मेरी यकीन नहीं किया। उसने कहा है कि अब मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। हो सकता है ये गलतफहमी हो। हाँ वाकई ये मेरी गलतफहमी होगी। इतनी भी उसकी इस मुलाजमा से शक्ल नहीं मिलती थी। हो सकता है वो वाकई कोई और हो और तुम्हारी नहीं उसकी गलतफहमी हो कि तुम उससे कुछ और पूछ रहे हो। माँ जोर देकर बोली तो वो चौंक के उसे देखने लगा। क्या एडम को गलतफहमी नहीं हो सकती? हो सकती है।
لیکن ہوتی نہیں ہے۔ ایڈم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہی لڑکی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، جانتی ہوں کہ تم ذرا سا سادہ ہو مگر چالاک نہیں ہو، سچے اور ذہین ہو، لیکن ایک چیز، تمہاری نظریں وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔ گھر میں کوئی چیزیں کھوتی تو میں تم سے کہتی، تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔ بازار سے سودا لانا ہوتا تو تمہیں بھیجتی، تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھ لیتے کہ کچھ اور بھی تو کم نہیں ہے گھر پہ۔ واقعی میری نظر اچھی ہے نا؟ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ہاں ایڈم، تمہاری نظر جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ تمہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم کبھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں ہی سارا سچ سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم، ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچے تھے اور وہ ہم سے یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سچے بنے، کیونکہ بیٹے، جب انسان دوسروں سے سچ بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے سچ بولنے لگتے ہیں، اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو کسی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نظریں تمہیں دھوکہ نہیں دیں گی۔ وہ اس کی باتوں پہ بالکل گم سا ہو گیا۔ ذہن کے جالے صاف ہوئے تو دل الجھنوں میں گھر گیا۔ وہ جو خود کو ملامت کر رہا تھا، کیوں ایک لڑکی کو ملازمت سے ملایا، اب پھر سے چونک گیا تھا۔ تم نے اسے اس لیے روکا کیونکہ تمہارے دل نے کچھ غلط ہوتے دیکھا۔ ایک انسان دوسرے روپ میں دیکھا تو دل کو لگا یہ غلط ہے اور تم نے سادگی سے اپنی الجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا، ہے نا؟ تم اس سے معافی مانگ لینا اور بات ختم کر دینا، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اپنے کام پہ دھیان دو، خوب محنت کرو، پتہ ہے۔ وہ ایک دم مسکرائی اور یاد کر کے بولی، جب تم 6 سال کے تھے تو تمہارے بابا کے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لیے دعا کریں تو انہوں نے دعا مانگی کہ کھانا کھانا دو ماں۔ وہ خجالت سے اس کی بات ٹوکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایڈم، ماں نے سر اٹھا کے افسوس بھری گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں تایا جان کی دعا پہ شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے وہ اتنا زیادہ ہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب کھانا دو نا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے پھر سے بات گول کر گیا۔ مبادہ ماں اور دعا دہرا ہی نہ سکی۔ اگر جو کسی نے سن لیا تو وہ اگر جو باس کے پولیٹیکل سیکرٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گا ایڈم پہ۔ اس نے جھرجھری لی۔ دڑبے میں بیٹھی مرغی نے پھر سے کٹاکا تو دیوار سے جھانکتی بلی پیچھے ہو گئی۔ رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی۔ ماں اب کچھ خفا سی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ دعا پہ کیسی ندامت؟ ہاں، رات کوالالمپور پہ اتری تو ویسا پارک کے اس اونچے محل کے لان میں لگے پھول مہک مہک اٹھے۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اندر تک آنے لگی۔ وان فتح گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ملازموں کی چہل پہل تھم گئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ اتارتے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے اور کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پھر کھلا دروازہ دیکھ کے وہ ٹھٹکا، بھویں سکیڑی۔ وہ دروازہ پورا دھکیلا تو لبوں سے گہری سانس نکلی۔ اسرا اس کے گھر میں سامنے کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ یا آج تمہیں دیر تک کوئی کام کرنا؟ اس نے کوٹ دوسری کرسی پہ ڈالا، پھر بیڈ کے کنارے آ بیٹھا اور شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ تم نے آج اس لڑکی کی بہت برا کیا فاتح، وہ ہماری کلائنٹ تھی، ڈونر تھی۔ وہ خفگی سے ایک دم بولی تو وہ جو کف کا بٹن کھول رہا تھا رک کے حیرت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن بھر گئی۔ کون سی لڑکی؟ جس کو تم نے میرے آفس میں یہ کہہ کر بےعزت کیا کہ وہ کچھ نہیں کرتی اور اس کے آرٹ کے شوق کی توہین الگ کی۔ فاتح چند لمحے اچنبے سے اسے دیکھتا رہا، پھر یاد آیا، سنہرے بالوں اور بڑی آنکھوں والی لڑکی، اچھا وہ، اس کو میں نے برا بھلا کہا تھا یا ایڈم نے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کی غلطی کیا تھی، پھر یاد کیا، ویسے میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا اس کو۔ اب وہ کندھے اچکا کے جھک کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ میں اگر یہ دیکھوں کہ میرے سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور میں ظاہر کروں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، یہ تو غلط بات ہے۔ مگر وہ دنیا کو ایسے نہیں دیکھتی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو۔
ना देखे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने बेनियाजी से कंधे दोबारा उचकाते झुके झुके दूसरा तस्मा खोला। फ़ातिह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करियर में तुम्हें सपोर्ट करती रहूं, लेकिन तुम मेरे फ़ायदे नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने दुख और गुस्से के मिले जुले तासरात आंखों में भरे उसे देखा। वो बूट उतारते हुए उससे सादगी से बोला, देखो इसरा, मेरे अल्फाज को ट्विस्ट करके अगर तुम आर्गूमेंट जीतना चाहती हो तो जीत लो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। लेकिन हम दोनों को मालूम है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे तुम इतनी तवनाई ज़ाया करो। मेरी मेहमान और डोनर को खफा करना कोई इशू नहीं है। वाह, क्या मैं तुम्हारे मेहमानों के साथ ऐसे करती हूँ? क्या मैं अच्छी बीवी की तरह पोज करके उनकी खातिर मदारत नहीं करती? हाँ, अब तुम्हारा आर्गूमेंट कमज़ोर पड़ रहा है। फ़ातिह ने जुराबे उतारते हुए अफसोस से निगाहें उठा के उसे देखा। अगर तुम इस बात पे बुरा मनाती कि मैं किसी लड़की से अच्छे से बात कर रहा हूँ तो मैं उसे एक जायज़ दलील समझता, लेकिन बुरे से बात करने पे इतना झगड़ा। आखिर में गोया मलाल करके वो उठा और टाई ढीली करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। वो बेख्तियार उठी और गुस्से भरी बेबसी से उसे जाते देखा। तुम कभी नहीं समझते कि जो कंकर तुम दरिया में फेंक देते हो उनके दायरे कितने दूर तक फैल के हमें मुतासिर करते हैं। चाहे वो मैं हूँ, मेरा कारोबार हो, तुम्हारा कैरियर हो, या उसकी आंखें गीली हुई, या आर्याना हो, वो जो अलमारी खोले खड़ा हैंगर्स उलट पुलट कर रहा था। इस बात पे एकदम ठहर गया, फिर आहिस्ता से वापस पलटा तो उसके चेहरे पे कुछ बदला हुआ सा नजर आता था, जैसे कोई जख्मीपन सा हो, आंखों में किसी चुभी राख की परछाई हो। तुम आर्याना को दरमियान में लाए बगैर भी बहस जीत सकती हो इसरा, जैसे कोई उदास मातम सा हो आवाज़ में। मैं तुमसे जीतना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ वान फ़ातिह कि तुम अपनी एरोगेंस के होल से बाहर निकल के देखो कि तुम्हारी वजह से हम सब क्या कुछ नहीं सह चुके। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो मुट्ठियाँ भींच कर दर्द से चिल्ला रही थी। तुमने अपने जुनून के हाथों हम सबको तबाह कर दिया है। आर्याना को खोना तुम्हारी गलती थी। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हुई। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि अपने बच्चे को खोना एक माँ के साथ क्या कर देता है। वो खामोश खड़ा रहा, हैंगर पे लगी शर्ट बाजुओं में तह किए जख्मी आंखों से उसे देखे गया।